दोस्तों, अनअकैडमी IIT जेईई कैटेगरी में आपके लिए लेके आया है MCQ बैच। ये उन बच्चों के लिए है जो जेईई मेंस और एडवांस 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 4 जो बहुत बड़े एडुकेटर्स हैं वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे और ये जो बैच है ये 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आगे आते हैं स्पार्क बैच फॉर क्लास 11th जेईई मेंस एडवांस 2023। अब जो बच्चे 2023 में जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ये बैच उनके लिए है। और ये बैच अगर आप देखा जाए तो बंसल की पूरी टीम है। जी हाँ दोस्तों, बंसल क्लासेस के जो MD है समीर बंसल सर, है ना, शाहनवाज फयाज सर, आरती बंसल मैम और MA हक सर। और ये बैच भी 21 से स्टार्ट हो रही है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हमारे IIT जेईई कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक प्रोमो कोड आपको यूज करना है। अगर आपने यहाँ पे प्रोमो कोड यूज कर लिया तो प्रोमो कोड यूज करने से क्या होगा कि आपको यहाँ 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोमो कोड आपको क्या यूज करना है, पवन वाग आपको यहाँ पर प्रोमो कोड यूज करना है। ठीक है, पवन वाग कोड लगाने के बाद में आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, आप चाहे प्लस में सब्सक्रिप्शन लीजिए या आइकॉनिक में लीजिए, किसी में भी लीजिए। ठीक है, आप प्लस में भी लेते हैं तो आप यहाँ पर इस बैच को जो मैं बता रहा हूँ आपको, बंसल की जो पूरी टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है, स्पार्क करके इस बैच का नाम रखा गया है और इस बैच को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, यहाँ पर हमारा जो प्रोमो कोड है वो यूज कीजिए और 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। एज यू नो, क्लास 10th के लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला कंप्लीट करा चुकी हूँ। सेकेंड चैप्टर जो कि आपका लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 था, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज से हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। अभी तक आपने जो पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें आपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रिशन से। इसके अलावा आप लोगों ने उसमें सेल डिवीजन वाला पार्ट पढ़ा था। अब हम लोग ये पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। देखिए जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जब पार्ट 1 किया था तो पूरा मीनिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। बस ये है कि पार्ट 2 में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे जिनको हमें कंटिन्यू करना है, तो हम लोग उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। We have studied various life processes in previous classes। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में लाइक 8th में, 9th में बहुत सारी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, या फिर सिर्फ उनके नाम सुने होंगे, चाहे कुछ भी किया हो, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, जिसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, are the essential to each living organism to remain alive। ये सारी वो लाइफ प्रोसेसेस है जो कहीं ना कहीं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जिंदा रहने में, अलाइव जिंदा रहने में क्या करती है, मदद करती है। And besides these life processes, one more life process occurs in living organism. It is reproduction। देखिए ये जितनी भी लाइफ प्रोसेस है ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, खाना, सांस लेना, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स करना, लेकिन एक और हमारी पार्ट है लाइफ प्रोसेस का, एक और, वो है रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब जाना चाहे तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रेजेंट है, वो रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो अपने बेबीज को प्रोड्यूस करेगा। यही मतलब होता है रिप्रोडक्शन का, जो कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगी तो आगे बेबीज नहीं होंगे,
और आगे बेबीज नहीं होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ह्यूमंस की या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है वो वहीं के वहीं क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी या फिनिश हो जाएगी. सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ essential part in life processes. However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. जो रिप्रोडक्शन है भले ही किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए मदद नहीं कर रहा, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो किसी ऑर्गेनिज्म को अलाइव नहीं रहने दे रही है कि तू रिप्रोडक्शन होगा तभी जिंदा रह सकता है 100 years, नॉट दैट लाइक दैट. बट what is the purpose of reproduction? To continue the species of that organism. उस species की जो continuity है उसको maintain करने के लिए reproduction जरूरी process है. The formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as reproduction. Reproduction का तो वैसे तो सभी लोग आप लोग मीनिंग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन की डेफिनेशन पढ़ना चाहे तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किससे, सेम स्पीसीज से. जैसे ह्यूमंस का मतलब बेबीज होते हैं, कैट की बात करें तो किटन होता है, डॉग की बात करें तो पपी होता है, सेम स्पीसीज का जो पहले से ही इस अर्थ पर प्रेजेंट है. इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. Reproduction is one of the various important characters of living organism. जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स, ये हमारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं. इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप हो रही हैं, इवॉल्व होती चली जा रही हैं. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था, इवोल्यूशन के बारे में भी बताया था. तो इवोल्यूशन क्या होता है, तो जो भी कैरेक्टर में चेंजेस आते चले जाते हैं और कोई भी स्पीसीज का कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप या ग्रो होता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है. दिस इज इवोल्यूशन. तो कहीं ना कहीं जो हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, इसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही जो आगे आने वाली जनरेशन्स आ रही हैं कहीं ना कहीं इवोल्यूशन इवॉल्व होके आ रही हैं. तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, किसी भी स्पीसीज को आगे आने वाले टाइम में इवॉल्व कर रहा है. एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे सपोज हम लोगों का जो एंसेस्टर्स हैं वो चिंपैंजी माने जाते हैं, मतलब हम लोग चिंपैंजी से क्या है, चिंपैंजी एप्स इससे इवॉल्व हो गया है, मतलब इनसे थोड़ा सा मतलब ग्रो हो गया है. तो अगर चिंपैंजी की पहले फर्स्ट जनरेशन आई, थोड़े से उसमें चेंजेस आए, फिर इसकी सेकेंड जनरेशन आई, थोड़ा और चेंजेस आए, थर्ड जनरेशन आई, आग वगैरह जलाना सीखा, फोर्थ जनरेशन आई, उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, फिफ्थ जनरेशन आई, उन्होंने घर बनाना सीखा, एग्रीकल्चर करना सीखा. तो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें. और आज के हम टाइमिंग पर चाहे हमारी कोई भी जनरेशन है, हमें नहीं पता कौन से नंबर की जनरेशन है चिंपैंजी से, चाहे कोई भी नंबर की जनरेशन हो, आपने एक चीज नोटिस करी कि जितनी भी जनरेशन आती चली गई 1 2 3 4, कहीं ना कहीं उनके चेंजेस होते चले गए. दैट इज इवोल्यूशन. इसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं. और आज के टाइमिंग पे भले ही हम कौन से नंबर की जनरेशन हो, हम फुली डेवलप्ड हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं. कैसे हो रहे हैं कि आज के टाइमिंग पे जो ओल्ड लोग हैं, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, थोड़ा सा बहुत सारे लोग हैं, अब उनकी जो जनरेशन वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, और उनकी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो अपने ख्याल की आ रही है, अपने इन्वायरमेंट के सरवाइव करने के तरीके से आ रही है. आज के टाइम में कौन है कि अपने ज्यादातर जो ओल्ड लोग होते हैं, दादा दादी, बहुत ही मैं मानती हूँ मुश्किल से 10 से 20% हो बच्चे होंगे या लोग वो पर्सन होंगे जो अपने दादा दादी की बात मानते हैं. पेरेंट्स की तो सब मानते हैं, दादा दादी की सिर्फ 10 से 20% होंगे.
अदरवाइज 80% हम पर्सन की बात करें, वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, कैसे हमारी ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो आगे आने वाला समय वो समय है कि स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से जिएगी, इतना इवॉल्व हो चुकी होगी, बाकी और पता नहीं। नेक्स्ट देखिए, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकॉर्स मेनली बाय टू मेथड्स। और यहीं पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो दो मेथड के थ्रू होती है। पहला है असेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। The process of formation of new organism by an organism of same species without the involvement of gametes is called as asexual reproduction. सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई किसी भी जब न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है बट सिंगल पेरेंट से, यही पढ़ते हो आप लोग 8th 9th में, आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट से, उसमें दो गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। गैमीट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। द मीनिंग ऑफ गैमीट्स इज रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे मेल में बात करें तो मेल में स्पर्म रिलीज होते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव सेल्स, यही हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में ओवम रिलीज होते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव सेल। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म ओवम किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिंगल एक पेरेंट होता है और एक पेरेंट ही अपने न्यू बेबी न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देता है, एंड दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड asexual reproduction. As this reproduction does not involve the union of two different gametes, the new organism has exact genetic similarity with the reproducing organism. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट से कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, ओनली ऑन फ्रॉम सिंगल पेरेंट से हो रहा है। और जो बेबी आ रहा है उसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल तो आप लोग समझते हैं ना, पूरा जो डीएनए जीन क्रोमोसोम लाइक दैट, इस बेबी में जो भी जीन जेनेटिक मटेरियल होगा सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, अपने सिंगल पेरेंट का होगा, किसी और का तो नहीं है कि दूसरे का भी आ गया तीसरे का भी आ गया, अपने सिंगल पेरेंट का होगा। दैट्स वाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी बेबी या न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं बिल्कुल क्लोन होते हैं अपने पेरेंट का। क्यों? क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट होता है और उस पेरेंट में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, बेबी में चला जाता है और बेबी भी सेम एज इट इज क्लोन अपने पेरेंट की तरह प्रोड्यूस होता है। दिस इज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ये कैसा रिप्रोडक्शन है? यूनिपेरेंटल है। यूनि मतलब सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। कौन सा? माइटोटिक। हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी पार्ट 1 में, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस होता है हमारा जो कि अपने जो अलग सेल्स होते हैं सोमैटिक सेल्स कैरेक्टर्स वाले, और मियोसिस होता है यहाँ रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गैमीट्स के लिए, क्योंकि गैमीट्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पे गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, सोमैटिक सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है ना। पेरेंट में जितने भी सोमैटिक सेल्स होंगे, जितने भी सेल्स होंगे, वो कौन सी प्रोसेस को फॉलो करेंगे? माइटोटिक सेल डिवीजन को प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड अपने न्यू बेबी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देंगे। Absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is advantage of this reproductive method. इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि इसमें कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। हम लोगों ने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपके में शायद पार्ट 1 में नहीं था, लेकिन मैं बता देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखिए, जब सेक्सुअल मेथड होता है, थोड़ा सा सेक्सुअल मेथड का पार्ट है तो समझ लीजिए अभी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस फॉलो होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके मेल और फीमेल
दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स का, फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि ओवम का और मेल के स्पर्म का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर जो मदर का जो भी सेल होगा, ओवम होगा, और जो फादर का जो स्पर्म होगा, वो दोनों कंबाइंड होंगे, दोनों कंबाइंड होंगे। मदर का जो जेनेटिक मटेरियल होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा अपने दूसरे मतलब होगा, क्योंकि वो दूसरी अपनी कहते हैं ना कास्ट से बिलोंग कर रही है, धर्म से बिलोंग कर रही है, जो भी है, तो कहीं ना कहीं उनका चेंज हुआ। यही हम लोग फादर की बात करें तो फादर का भी कहीं ना कहीं अलग होगा, सेम तो हो नहीं सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक दूसरे से क्लोन हो, सबका अपना अलग अलग होता है। यहाँ तक कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनका सारा जेनेटिक मटेरियल हमसे अलग होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही अलग होगा, ब्लड ग्रुप की बात करें नहीं होगा सेम। यहाँ पे हम लोग बात करें कि हाइट का, हम लोगों की कभी मैच नहीं करेगी, कभी देखा है कि बिल्कुल पापा के बराबर हो गई या बिल्कुल मम्मी के, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो रिप्रोडक्टिव सेल्स का, मेल फीमेल दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कॉम्बाइन होता है कि नहीं होता? और क्या है, जाइगोट बन जाता है, यानी कि जो बेबी की शुरुआत होती है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट में क्या है, जाइगोट में दोनों कैरेक्टर आ गए, दोनों जेनेटिक मटेरियल आ गया, फादर का भी आ गया, मदर का भी आ गया। इट इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होता है। एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट है, अब दूसरा पेरेंट है ही नहीं तो होगा कहाँ से। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेबी प्रोड्यूस्ड होते हैं वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस फास्ट होते हैं। जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेबी को प्रोड्यूस होने के लिए 9 मंथ लग जाते हैं, राइट, 9 मंथ लगते हैं। यही आप कोई सेल ले लीजिए, अमीबा ले लो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो करता है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, मैं मानती हूँ विद इन अ 2 वीक्स, विद इन अ 2 वीक्स, और मैक्सिमम बात करें तो 1 मंथ के अंदर अपने बेबीज को यानी कि न्यू ऑर्गेनिज को क्या है ये प्रोड्यूस कर देते हैं। कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 9 मंथ लग रहे हैं, ह्यूमंस की बात करिए, और कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए 2 वीक्स, मैक्सिमम 1 मंथ, इससे ज्यादा नहीं। क्या हो जाता है, बेबीज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी है और एडवांटेज भी है। ड्रॉबैक ये है कि बिल्कुल क्लोन बनता है जो ऑर्गेनिज्म है, एडवांटेज ये है कि बहुत फास्ट प्रोसेस है, वेट नहीं करना पड़ता अपने बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी, एडवांटेज। नाउ asexual reproduction in unicellular organism, as you know ये चीज तो हमें पता ही है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबरिंग ऑफ सेल, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। तो सबसे पहले हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो यूनिसेलुलर में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिशन। देखिए आप लोग 8th और 9th में तो इतना तो पढ़े ही हैं कि कौन कौन से सेक्सुअल मेथड होते हैं। बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, बर्डिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें से हम लोग सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मेथड अपना बाइनरी फिजन। लेकिन इसे पढ़ने से पहले आपकी एक एक्टिविटी दी है, सो लेट्स start. Now take a conical flask. Now collect the water in it from a pond having stagnant water and aquatic plants. एक conical flask लीजिए, पॉन्ड में से पानी लीजिए, थोड़ा सा स्टैगनेंट तो गंदा सा हो, एंड उसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ ऐड सम व्हीट ग्रेन्स, अब उसमें पानी में थोड़े से जो व्हीट होते हैं ना, गेहूं, उसके ग्रेन दाने डाल दीजिए। Now keep it for 3 to 4 days so that wheat grains and plants will decompose. अब उसको 3 से 4 दिन तक छोड़ दीजिए ताकि जो उसमें व्हीट ग्रेन्स है या फिर प्लांट्स वगैरह हैं वो डिकम्पोज हो जाए। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 4th डे, अब 4th डे हो गए,
4th डे के सुबह, नॉट टेक अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ दैट वाटर ओवर इट। एक ग्लास स्लाइड लीजिए, एक्सपेरिमेंट आपने करा हो तो ग्लास स्लाइड होती है इस तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है ग्लास की। अब उसमें से कुछ बूंद, जो पॉन्ड का वाटर लिया था ना, उस पॉन्ड की कुछ बूंद इस स्लाइड पर डाल दीजिए एंड केयरफुली पुट अ कवर स्लिप ऑन दैट ड्रॉप। और एक कवर स्लिप आती है, उस कवर स्लिप को उस पूरे जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर रख दीजिए। नाउ ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इस स्लाइड को, जो आपकी जो पूरी ग्लास स्लाइड है, आप इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए। You will be able to see many paramecium performing the binary fission. आप देखेंगे कि उसमें जो पैरामीशियम थे, ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा एंड यूग्लेना। पैरामीशियम इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसमें जो पैरामीशियम प्रेजेंट है वो बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे। Prokaryotes, that means bacteria, protist, amoeba, paramecium, euglena, and eukaryotic cell organelles like mitochondria and chloroplast perform asexual reproduction by binary fission. ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, यूकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं बाइनरी फिजन से। और ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। एंड इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल्स। लेकिन होता क्या है बाइनरी फिजन में, यहाँ पर कोई भी एक सेल है, यूनिसेलर ही होगा, क्योंकि बाइनरी फिजन का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ बाइनरी इज टू, द मीनिंग ऑफ बाइनरी इज and the meaning of fission is to break. बाइनरी का मतलब होता है टू और फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना। ठीक, अब बोला क्या गया, बाइनरी फिजन, यानी कि अगर कोई भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो वो अपने आप को ब्रेक करेगा। वो जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है अपने आप को सेपरेट करेगा, ब्रेक करेगा। कितने सेल्स में? 2 सेल्स में करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और ये जो 2 सेल्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं ये होते हैं इसके डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स मतलब उसके जो बेबी सेल्स हुए। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। लिखा भी हुआ है, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल्स एंड बाइनरी फिजन अकर्स आइदर बाय माइटोसिस और अमाइटेसिस। और जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस है वो माइटोसिस से होगी, क्योंकि इसमें कोई गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, सिंपल जो सेल है वही तो डिवाइड कर रहा है ना। और जब कोई सिंपल सेल डिवीजन करता है, सेल डिवाइड होता है, वो तो माइटोसिस के उससे होता है, मियोसिस से कहाँ होता, बड़ा ही है। एंड द डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो डिवीजन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर किसी प्रोटिस्ट में। जैसे अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। देखिए हर किसी की अपनी अलग अलग शेप होती है, तो शेप के बेसिस पर डिपेंड करता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से प्लेन से, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, रेडियल, किस तरीके से डिवाइड कर रहा है उसके ऊपर है। Hence, it is called as simple binary fission. Now, the paramecium divides by transverse binary fission. Transverse का मतलब होता है जो paramecium की वो होती है ना शेप, ऐसी होती है, लेंथी लेंथी, एकदम स्ट्रेट। अब आप इसको अपने आप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो लॉन्गिट्यूडनली तो करेगा ना, एकदम स्ट्रेट। ये पैरामीशियम है तो डिवाइड करना है, तो ऐसे तो डिवाइड होगा लॉन्गिट्यूडनली। सेम एज इट इज यूग्लेना भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन को फॉलो करता है। सो बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ एबंडेंट फूड मटेरियल। तो हम कह सकते हैं कि जो बाइनरी फिजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तभी फॉलो हो सकती है तब जो कंडीशंस उनके फेवर में होंगी। कंडीशंस फेवर का मतलब होता है कि उनको फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब भूखा तो कोई काम नहीं कर सकता, ये तो सभी जानते हैं।
तो जब उसके लिए फूड अवेलेबल होगा, उसकी पूरी बॉडी में फूड की पूरी प्रेजेंस होगी, तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, दे विल परफॉर्म बाइनरी फिजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमीबा का, देखिए अमीबा की कोई शेप तो होती नहीं है, तो इसने अपना कहीं से भी डिवीजन कर लिया किसी भी जगह से, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, टू पार्ट्स में। और ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड होने से, उसकी बॉडी डिवाइड होने से पहले उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुए, देन उसकी बॉडी डिवाइड हुई, टू डॉटर्स अमीबा। यही हम पैरामीशियम की बात करें तो ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ये ओपनिंग होती है थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ से ये अपने आप को, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर यहाँ इस पोजीशन से अपने आप डिवाइड करेगा। सेम एज इट इज हम लोग यहाँ यूग्लेना में बात करें तो यूग्लेना देखिए यहाँ थोड़ा सा ऐसा होता है, स्ट्रेट स्ट्रेट सा, तो ये अपने आप को इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। पहले इसके न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन फाइनली इसकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सेकेंड हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन देखिए, अभी हमने पढ़ा बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब मैंने क्या बताया, दो, बाय मैथ्स में पढ़ते ना, बाइनरी टू। मल्टीपल का मतलब क्या होगा, मतलब बहुत सारे। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे, और फिजन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, ब्रेक। मल्टीपल फिजन का मतलब है कि हमारे जितने भी अदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ज्यादातर मल्टी सेलुलर, ध्यान रखिएगा, जितने भी यूनिसेलुलर हैं वो तो बाइनरी फिजन को फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो हमारे मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, हमारे प्रोटिस्ट होते हैं, वो फॉलो करते हैं हमारे मल्टीपल फिजन को। दैट मीन कि जब भी वो इस मेथड को फॉलो करेंगे तो मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स को क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे। दो सेल्स को नहीं करेंगे, मल्टीपल सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists। देखिए अमीबा भी क्या करता है, मल्टीपल फिजन को फॉलो करता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल फिजन को भी फॉलो करते हैं और बाइनरी फिजन को भी फॉलो करते हैं, और बहुत सारे प्रोटिस्ट हैं जो कि जो मतलब मल्टी सेलुलर प्रोटिस्ट है जो मल्टीपल फिजन की फॉलो करते हैं। Amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby movements whenever there is a lack of food or any other type of adverse condition। अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया एक तरीके से ऑर्गेनिज्म है, अगर कहीं भी किसी पॉन्ड में स्यूडोपोडिया और अमीबा दोनों प्रेजेंट है, दोनों ऑर्गेनिज्म, अब एक जगह पे दो तो सरवाइव कर नहीं सकते। अमीबा होता है थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल, तो अमीबा क्या कर देता है, सूडोपोडिया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। स्टॉप करने के बाद ये सूडोपोडिया मूवमेंट नहीं कर पाता, एंड जो उसका खाने को नहीं मिल पाता है, और फिर क्या है, वहीं पर फिनिश। इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए होता क्या है, अमीबा ने क्या कर दिया, स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन को स्टॉप कर दिया, अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, देयर इज अ लैक ऑफ फूड, फूड भी नहीं मिल रहा है बेचारे को। तो सूडोपोडिया क्या करता है, सूडोपोडिया अपने चारों तरफ, ये राउंड, पहले तो राउंड शेप में आ जाएगा, राउंड शेप में आने के बाद इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है जिसे हम बोलते हैं सिस्ट। हमें इसे क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलते हैं। अब ये जो अंदर का पूरा, अंदर सूडोपोडिया के एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस पहले 2 में डिवाइड होगा, फिर 4 में डिवाइड होगा, फिर 4 से 6 में, 6 से 8 में, फिर 10, 11, 12 जितने भी होना है। धीरे धीरे करके जो स्यूडोपोडिया अंदर स्पेस है पूरी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस के डिवीजन से फिल हो जाएगा, अब जगह नहीं बची। और जब इसकी पूरी अंदर जो स्पेस है बहुत सारे न्यूक्लियस से बिल्कुल फिल्ड हो जाती है, ये जो सिस्ट है ना, ये जो सिस्ट इसकी आउटर कवरिंग थी, ये हो जाती है ब्रेक। जैसे ये ब्रेक हुई, ये सारे के सारे न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद बहुत सारे स्यूडोपोडिया में क्या हो जाते हैं,
फॉर्म हो जाते हैं। लिखा भी हुआ है many nuclei are formed by repeated nuclear division in the cells and it is followed by cytoplasmic division and thus many amoebulae are formed। अब इससे होता क्या है, यहाँ पे एक्चुअली देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें स्यूडोपोडिया की ना देकर आपका अमीबा का मल्टीपल फिजन करा दिया है। सेम एज इट इज स्यूडोपोडिया में भी होता है, लेकिन इसमें स्यूडोपोडिया का ना देकर इसमें अमीबा का आपका कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम एज इट इज अमीबा में है कि जो अमीबा होता है, अमीबा में क्या होता है कि अमीबा में जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, देन अमीबा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाएगी जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्ट, राइट। जैसे ही सिस्ट की कवरिंग आती है, अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस पहले 2 में डिवाइड होता है, 2 से 4 में होता है, 4 से 8 में होता है, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। जब ये पूरी तरीके से अमीबा के अंदर की साइड फिल हो जाती है, सिस्ट लेयर ब्रेक हो जाती है ड्यू टू प्रेशर लग रहा है। जैसे ही लेयर ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियस वाला बहुत सारे सेल्स थे वो आउट ऑफ द वाटर रिलीज हो जाते हैं एंड देन अम्यूबुले इसलिए बोले क्योंकि बहुत सारे अमीबा हैं, इसलिए 2 होते तो सिर्फ डॉटर सेल्स बोल देते, 2 डॉटर सेल्स, अभी बहुत सारे हैं ना, तो अम्यूबुले आर फॉर्म। और ये तब होता है जब स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। स्यूडोपोडिया समझते हैं ना कि एक अलग से स्ट्रक्चर जो अमीबा अपना बनाता है अपने फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे हम लोग फॉल्स फीड भी कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन स्टॉप हो गई, फूड नहीं मिल पा रहा है, एडवर्स कंडीशन है, उस टाइमिंग पर अमीबा क्या करेगा, अपने आप को मल्टीपल फिजन की प्रोसेस को फॉलो करेगा। अदरवाइज जो उसकी रेगुलर चलती है ना फाइनली फिजन, फिर वो तो चलती रहेगी फिर वो तो। So they remain in cycle till they are in adverse condition and cyst breaks open or arrival of urinary condition and many amoebulae are released। देखिए जैसे पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा आप देख रहे हो कितने सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, और जैसे ही सिस्ट जो लेयर थी ब्रेक हुई, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे अमीबा थे बाहर निकल गए। और ये जो सिस्ट लेयर होती है ये अपनी फेवरेबल कंडीशन में ब्रेक होती है, इसलिए हर टाइम में ब्रेक हो जाएगी। एक अपना उसका टाइमिंग होता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, जैसी वो फेवरेबल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग आएगी इट विल ब्रेक एंड मैनी अम्यूबुले डॉटर अम्यूबुले आर रिलीज्ड। ओके, आई होप यहाँ तक फिजन वाले तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट बडिंग आएगा, बडिंग के बाद रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारी अभी उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय टू ऑल एंड थैंक यू।